Now, our chapter is pollution of air and water. एयर और वाटर के पॉल्यूशन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मेरे हिसाब से मैक्सिमम चीजें आपको ऑलरेडी पता है एयर और वाटर पॉल्यूशन के बारे में। मतलब पॉल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको वो हमें दिखता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पॉल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जो हमें नजर आता है, तो इसलिए हमें उसको ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता है, हमें देखते से ही पता चल जाता है कि हाँ ये मतलब गंदगी है यहाँ पे, मतलब पॉल्यूशन है, और इसके बारे में हम इजीली लिख सकते हैं कुछ इमेजेस देखकर। अगर मैं आपको एक असाइनमेंट ऐसा देती, मैं अगर हम स्कूल में होते तो सिर्फ इमेजेस देखकर आपको उसके बारे में लिखना है, तो आपको सिंपल चीजें पसंद आ जाती, मतलब समझ आ जाती कि हमें क्या क्या इस चैप्टर में लिखना है, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं एयर पॉल्यूशन और उसके इफेक्ट्स, ठीक है। एयर पॉल्यूशन क्या होता है और उसके वजह से इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम प्रिवेंशन ऑफ एयर पॉल्यूशन, हम कैसे एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद वाटर के बारे में देखेंगे, वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट, फिर प्रिवेंशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट रहेगा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, हम पानी को कैसे प्योर करके यूज कर सकते हैं, फिर से पॉल्यूटेड वाटर को प्योर प्यूरिफाई करके कैसे यूज कर सकते हैं, उस बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक एक्टिविटी दी है आपको, और मैं चाहूंगी कि आप इसे परफॉर्म करें। Study the old and the recent picture of Portage Glacier in Alaska, US given below. Compare and reflect your understanding about them. ये अलास्का की पुरानी पिक्चर है और ये नई पिक्चर है, ठीक है। रिसेंट पिक्चर मतलब ये लास्ट ईयर की पिक्चर है, ये रिसेंट नहीं, लास्ट ईयर की पिक्चर है, ठीक है। अब आपको इन दोनों इमेजेस को देखना है और अपने व्यूज यहाँ पर इन 5 सेंटेंसेस में लिखना है। 5 सेंटेंस 10 भी आ सकते हैं यहाँ पर। In this chapter, you will learn about the causes, effects, and prevention of air pollution and water pollution in detail. बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आप इस चैप्टर, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये चीज आप जरूर करें, मेरी मतलब बहुत इच्छा है कि आप लोग ये चीज जरूर करें कि ये जो पिक्चर्स दी हुई है दोनों ग्लेशियर्स की, इनके स्टडी मतलब इनको देखें आप, और इससे आपको क्या डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं वो लिख दें। और ये किस वजह से हुआ होगा वो तो सिंपल है, हम चैप्टर का नाम से ही हमें पता चल जाएगा, पॉल्यूशन की वजह से ही जो कुछ भी हुआ है वो पॉल्यूशन की वजह से ही हुआ है, ठीक है। तो मैं चाहूंगी कि आप जरूर इसको करें, इस चीज को सॉल्व करें, ओके। नेक्स्ट चलिए अब हमारे मेन टॉपिक पर हम आ जाते हैं, दैट इज एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या है, कैसे कॉज होता है, किस वजह से होता है, और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में, वो सब हम देखने वाले हैं। The atmosphere is composed of a mixture of several gases. हमें पता ही एटमॉस्फेयर है मतलब कि बहुत सारी गैसेस एक साथ मिली हुई हैं। The permanent gases whose percentage does not change from day to day are nitrogen, oxygen and argon. ये 3 गैसेस ऐसी हैं, 3 गैसेस ऐसी जिनका परसेंटेज जो है वो चेंज नहीं होता है, चाहे आप कितना ही इसका यूज कर लो, कुछ भी कर लो, दैट इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गन। इनका परसेंटेज कभी भी चेंज नहीं होता है, वो उतनी ही रहती है। नाइट्रोजन अकाउंट फॉर 78% ऑफ द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन 21% एंड आर्गन 0.9%, ठीक है। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में होता है, दैट इज 78%। उसके बाद ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%। Gases such as carbon dioxide, nitrous oxide, methane, and ozone are trace gases which make up less than 1% of the atmosphere, ठीक है। अब ये कुछ गैसेस होती हैं जो कि क्या होती हैं, इनका इन सबको मिलाकर ही 1% यहाँ पर बनता है सिर्फ। 1% ही यहाँ पर बनता है, और उन गैसेस में क्या क्या आ जाती है, गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ठीक है। ओके, ये सारे ट्रेसेस के मतलब ऐसी गैसेस जो एक साथ मिलकर 1% बना रही है सिर्फ एटमॉस्फेयर का, ओके। तो वो क्या हो जाएंगे, ट्रेस गैसेस हो जाती हैं। वाटर वेपर कंसेंट्रेशन वेरीज फ्रॉम 0 to 4% ऑफ द एटमॉस्फेयर डिपेंडिंग ऑन टाइम एंड लोकेशन। अब कभी कभी टाइम ऐसा होता है वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा बनती हैं, कभी टाइम ऐसा होता है वाटर वेपर्स कम बनती है, तो इसकी वजह से वाटर वेपर्स में डिफरेंसेस आते हैं बिकॉज ऑफ द टाइम एंड लोकेशन। लोकेशन के हिसाब से, जैसे कि समुद्र के पास वाला एरिया चलेगा वहां पर वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा होंगी, पर डेजर्ट में वाटर वेपर्स कहाँ से आएंगे, तो इस वजह से उनका परसेंटेज जो होता है वो 0 to 4% में ही रहता है। Human activities and rapid industrialization are responsible for the release of harmful and undesirable substances into the air. सबसे ज्यादा नुकसानदेह हम ही पहुंचाते हैं, मतलब हमने सबसे जितना नुकसान हमने पहुंचाया है ना अर्थ को या एटमॉस्फेयर को, उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे
मोटरसाइकिल्स, बाइक्स और इनमें से जो धुआं निकलता है, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहां से भी बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। तो इन सब चीजों की वजह से जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस जो रिलीज होते हैं, उसने क्या किया है, एयर को पॉल्यूट कर दिया। The presence of unwanted particles, gases, and biological molecules that make air unfit for breathing is called air pollution. ऐसा अनवांटेड चीजों का, गैसेस का या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का या किसी भी चीज का एटमॉस्फेयर में होना, जिसकी वजह से वो हमारी सांस लेने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे, मतलब हमारे लिए वो अच्छा ना हो, वो क्या है, एयर पॉल्यूशन है। Such harmful and undesirable substances are called pollutants. और जिसकी वजह से पॉल्यूशन हुआ है, जिन सब्सटेंसेस की वजह से पॉल्यूशन हुआ है, उसे क्या कहा जाता है, pollutants. Following are the most common air pollutants found all over the world. सबसे कॉमन जो जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन कॉज हुआ है, वो कुछ यहाँ पर आपको 6 दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं, गैसेज हैं ये, कुछ मैटर्स भी हैं। तो ये 6 चीजें आपको दी, क्या है, सबसे कॉमन पॉल्यूटेंट्स हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन कॉज हुआ। सबसे पहले है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO. The greatest source of carbon monoxide is the incomplete combustion of fuel used in cars, trucks and other vehicles or machineries that burn fossil fuel. ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कब रिलीज होती है, जब फ्यूल पूरी तरह से कंप्लीट तरह से कंबशन, मतलब पूरी तरह से वो जल नहीं जाता है, जब वो थोड़ा ही जलता है और जब वो गैस लिबरेट करता है, तो वो गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब वो पूरी तरह जला नहीं, इसलिए वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, ठीक है। Burning of wood, coal and kerosene and usage of gas space heaters and gas stoves also releases carbon monoxide. जब हम गैस यूज करते हैं ना, गैस स्टोव, वो भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करता है। और हम हीटर्स यूज करते हैं, उसकी वजह से भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। लकड़ियां जला रहे हैं तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, केरोसिन जला रहे हैं तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। अब गांव में तो मोस्टली लकड़ियां यूज करते हैं, अब तो बहुत कम कर दी, पिछले 2-3 साल 5 सालों में देखा है तो गांव में भी आजकल गैस ही यूज करने लग गए, और वो तो बायोगैस यूज करते हैं। वो तो पॉल्यूशन कॉज करना ही नहीं चाहते, घर में गोबर रहता है उनके बहुत, तो उससे ही वो अपना खुद का बायोगैस प्लांट उन्होंने बना लिया और वही वो यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको जो पहले के टाइम में, मतलब 5 से 5-10 साल पहले लकड़ियां यूज होती, जलाते थे, लकड़ियों को जलाते थे, तो उससे भी क्या रिलीज होता था, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती थी। Next is lead. Sources of lead are ores and metal processing units, vehicles using leaded fuel and leaded acid battery. लेड जो है वो सबसे, मतलब बोल सकते हैं नुकसानदेह बहुत होता है वो हमारे लिए, और वो हमें कहाँ से मिलता है, मेटल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज से जहाँ पर मेटल की चीजें बन रही हैं, या जहाँ पर कैंस बन रहे हैं, या जहाँ पर स्टील का यूज हो रहा है, तो वहां पर ओर्स के अंदर लेड प्रेजेंट रहता है। मतलब एक से जब मेटल और नॉन मेटल एक साथ मिक्स होते हैं तो उन्हें ओर कहा जाता है, ठीक है। तो जब मेटल वाला पार्ट निकाल दिया, नॉन मेटल वाला पार्ट रहता है, उसके अंदर लेड अगर प्रेजेंट रहता है, तो वो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। अब बहुत से फ्यूल ऐसा आते हैं जिसके अंदर लेड होता है, जिससे पहले, अभी के फ्यूल्स में तो नहीं होता था, अभी के फ्यूल्स में नहीं होता, पहले के फ्यूल्स में होता था, लेड प्रेजेंट होता था, जिसकी वजह से जब हम जब भी मोटरसाइकिल उस टाइम पे या स्कूटर चालू करते थे ना, तो एक आवाज आती थी अलग सी, करके ऐसे आवाज आती थी, फिर जाके वो स्टार्ट होता था, ओके। तो वो लेड की वजह से होता था, क्योंकि लेड जो है वो जलता था, उसके बाद ही वो किसी फ्यूल की तरह वर्क कर पाता था, ठीक है। तो ये लेड हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड ये भी एयर पॉल्यूशन में इजाफा कर देते हैं, मतलब इंक्रीज कर देते हैं। Burning of fossil fuel and their emission from vehicles and power plants releases sulfur dioxide and nitrogen dioxide in the air. फॉसिल फ्यूल जल रहे हैं, या फिर व्हीकल से जो धुआं निकल रहा है, या पावर प्लांट से जो धुआं निकल रहा है, तो उससे क्या रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और वो कहाँ जाता है, सीधे एयर। ग्राउंड लेवल ओजोन, ये क्या होता है देखिए। It is called bad ozone as it causes many health hazards. It is formed at the surface of the earth by the chemical reactions between oxides of nitrogen and volatile organic compound. अब ये एक ओजोन लेयर, बैड ओजोन, एक ओजोन लेयर के बारे में तो आपने सुना ही है। तो ये ग्राउंड लेवल ओजोन है, जिसमें क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शंस होता है ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑक्साइड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में जब रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो क्या करते हैं, एक बैड लेयर फॉर्म कर देते हैं ओजोन की, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत बुरी होती है, जिसकी वजह से कैंसर भी कॉज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पर्टिकुलेट मैटर, PM।
Particulate matter, also known as particle pollution, is a complex mixture of extremely small particles of carbon and other pollutant that is suspended in the air. पार्टिकल पॉल्यूशन मतलब जिसके अंदर कुछ पार्टिकल्स का यूज हो रहा हो, चाहे वो शक्कर के या नमक के दाने के बराबर ही क्यों ना हो, बट स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के, और जब वो दूसरे पार्टिकल से, जब वो दूसरे पॉल्यूटेंट से मिलते हैं जो कि एयर के अंदर ही है, तो वो क्या करते हैं, पार्टिकल पॉल्यूटेंट बन जाते हैं, मतलब कि पार्टिकुलेट मैटर वो बन जाते हैं और वो भी कॉज ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs. Ozone is in the stratosphere is called good ozone. It protects us from the harmful ultraviolet radiation that comes from the sun. The UV rays are very bad for living beings and can cause cancer and kill life on earth. अब जो हमारे एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फियर में जो लेयर बनी हुई ओजोन की, वो गुड ओजोन है। क्यों गुड ओजोन है? क्योंकि वो जो सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है उन्हें वो ट्रैप कर लेती है, रोक लेती है, ताकि वो अर्थ पर ना आ पाए। अगर वो अर्थ पर आ जाती है, वो यूवी रेज अगर अर्थ पर आ जाती है, तो वो डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स पर, लिविंग बींग्स पर अटैक करती है, कैंसर कॉज करती है, और हो सकता है एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि अर्थ पर कोई लाइफ फिर ना आए। किसकी वजह से? अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। The substances such as chlorofluorocarbons or freons used as coolants in air conditioners, refrigerators and aerosols reach the stratosphere and react with ozone to deplete it. अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स में, क्योंकि ये कूलेंट होता है, ठंडा करता है चीजों को। ये या फेरॉन्स होते हैं, ये ठंडे करते हैं चीजों को। तो ये अब हर घर में एसी लगना आजकल तो मैंडेटरी हो चुका है, मतलब बहुत ज्यादा कंपलसरी हो गया कि एसी तो होना ही होना है। तो जब एयर कंडीशनर लगते हैं, तो जब वो गैस रिलीज करते हैं ना, या उसके अंदर जो गैस जब रिलीज करवाई जाती है, गैस डाली जाती है, तो वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब एटमॉस्फेयर में जाती है, तो वो जो गुड हमारी ओजोन बची ना, उसके अंदर वो होल्स कर देती है। अब अगर उसने होल कर दी और वो होल अगर बड़े हो गए, तो यूवी रेस क्या आती है? डायरेक्टली अर्थ पर आती है, जो कि क्या कर सकती है, हमें हमारे लाइफ ऑन द अर्थ हमारी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना सकती है। एज ए रिजल्ट ओनली अ थिन लेयर ऑफ ओजोन इज लेफ्ट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। अब इतना ज्यादा हमने एसी और कूलेंट्स का यूज कर लिया है, कर रहे हैं या करते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत पतली लेयर ही अब बची है ओजोन की स्ट्रेटोस्फेयर में। One chlorine molecule released from CFCs can deplete 1 lakh ozone molecule. एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल पे भारी है, ठीक है, तो वो उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। दिस हैज कॉज्ड एन ओजोन होल ओवर द साउथ पोल, और इसकी वजह से क्या हो गया है, ओजोन होल जो है वो साउथ पोल में बन चुका है। साउथ पोल में क्यों बना है? वाई साउथ पोल? It is because of the presence of polar stratospheric cloud and sunlight which enhance the reaction. क्योंकि साउथ पोल में इसलिए बना है क्योंकि वहां पर ऑलरेडी क्लाउड्स और सनलाइट बहुत ज्यादा रहती है उस एरिया, उस साउथ पोल में सनलाइट डायरेक्टली मिलती है, तो इस वजह से वहां पर यूवी रेस का एंटर करना बहुत ही आसान हो जाता है। ऑलरेडी वो पतली हो चुकी लेयर, उसमें होल हो चुका है, ठीक है, होल हो गया है, तो सनलाइट वहां पर ज्यादा है, तो वहां पर इजीली सनलाइट जो है वो अर्थ पर आ जाती है उस एरिया से, इसलिए साउथ पोल यहाँ पर स्पेशली इंडिकेट किया गया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन, पर्टिकुलेट मैटर या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुझे यहाँ पर सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये सबसे ज्यादा बोल सकते हैं वहाँ बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन कॉज करती है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब एयर पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं देखिए। Breathing air with a high concentration of carbon monoxide reduces the amount of oxygen that can be transported in the bloodstream to critical organs like the heart and the brain. अब हम सांस लेते हैं तो हमें लगता है ऑक्सीजन ले रहे हैं, बट हम क्या लेते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर ले लेते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड स्ट्रीम से पहुंच जाती है और हमारे ऑर्गन्स को जाके डैमेज कर सकती है। Carbon monoxide combines with the hemoglobin in the blood and stop it from carrying oxygen. It can cause dizziness, unconsciousness and death. कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन में मिल जाती तो क्या करती है? ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ब्लड की उसको रोक देती है या फिर कम कर देती है। उसकी वजह से क्या होता है? हमें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, कहीं पर बहुत होता है ना, बुढ़ा मोस्टली ओल्ड एज वालों को ये बहुत ज्यादा होता है, बट आजकल तो यंगस्टर्स को बहुत ज्यादा हो रहा है कि कहीं पर भी बेहोश होकर गिर जाते हैं, डिजीनेस हो जाती है, दिन भर नींद नींद जैसा आता है, और फिर डेथ एक टाइम पर आने के बाद क्या होती है? मौत हो जाती है। Once taken in, our body cannot get rid of lid. Lid gets
distributed throughout the body by the blood and is accumulated in the bones. अगर एक बार हमने लेड ले लिया बॉडी के अंदर, अगर लेड चला गया तो उससे हम निजात फिर नहीं पा सकते, क्योंकि वो हमारे बोन्स के अंदर जाके चिपक जाता है. It affects the nervous system, excretory system, immune system, reproductive system and neurological system. वो सारे सिस्टम को हमारे अफेक्ट करता है. नर्वस सिस्टम को, नसों को खराब कर देगा. एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब जिससे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जाता है उस पे इफेक्ट करता है. इम्यून सिस्टम जिससे हमें एनर्जी मिलती है या जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है जो सिस्टम, उस पर अटैक करता है. वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, हर सिस्टम पे वो जाके इफेक्ट करता है. It causes learning difficulties in children and contribute to behavioral problem and lower intelligence quotient. मतलब IQ भी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है. अब नॉर्मल जो बच्चे कहा जाता है ना, अब तो अब नॉर्मल नहीं कहते, अब तो अब नॉर्मल ही कह सकते हैं उन्हें. वैसे होता वो अब नॉर्मल वर्ड ही है. स्पेशली एबल्ड कहा जाता है उन्हें. अब नॉर्मल अलग हो जाते हैं, स्पेशली एबल्ड अलग हो जाते हैं. ठीक है, तो अगर लेड बॉडी में चला जाता है किसी भी जरिए से तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है. कुछ ऐसा होता है कि बहुत सी चीजों में बहुत ही कम अमाउंट में अगर लेड दे तो आप उस चीज को यूज ही ना करें. मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि यूज ना करें. क्यों लेड लें हम भैया, हमें जिंदगी गुजारना है अभी बहुत लंबी. Ground level ozone can also have harmful effects on sensitive vegetation and ecosystem. Ground level ozone जो है वो हार्मफुल इफेक्ट कर सकती है वेजिटेशन पर या फिर इकोसिस्टम पर. इंसानों पर बहुत ज्यादा इतना नहीं होता. CFCs are responsible for ozone depletion. Ozone depletion leads to skin cancer. अब CFC की वजह से ओजोन में छेद हो गया और उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है. Photochemical smoke is caused by the action of sunlight and fog on pollutants such as oxides of carbon, sulfur and nitrogen, smoke and soot particles. जो फोटोकेमिकल स्मोक है जो आपको पिक्चर में दिया हुआ है, ये किसकी वजह से होता है, सनलाइट और स्मोक की वजह से होता है. दिल्ली में अगर आप जाएंगे, ठंड में अगर आप जाएंगे दिल्ली में तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन, मतलब बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन है. इतना ज्यादा मतलब 10 बजे तक भी आपको नजर ही नहीं आता है कुछ वहां पर. ठंड भी उतनी पड़ती है बट पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा वहां पर है. ठीक है, नेक्स्ट इज वंस इनहेल्ड particulate matter can affect the lungs and cause serious health concern. अगर एक बार आपने particulate matter वाले को आपने अगर इनहेल कर लिया तो वो भी आपके डायरेक्टली लंग्स पर अफेक्ट करता है और लंग्स डायरेक्टली बहुत ज्यादा कंसर्न की बात हो जाती है और सीधे एक स्टेज आ जाती है जब लंग कैंसर हो जाता है. और लंग कैंसर जो है वो सबसे लास्ट में डिटेक्ट होता है, वो पहले हम डिटेक्ट नहीं कर पाते. मतलब डॉक्टर्स ने अभी तक इतनी डेवलपमेंट नहीं आया कि वो पहले से डिटेक्ट कर ले. Breathing air with a high concentration of nitrogen dioxide and sulfur dioxide can irritate the human respiratory system, leading to coughing, wheezing, or difficulty in breathing. It can also aggravate respiratory diseases, particularly asthma. अब अगर ज्यादा कंसंट्रेशन का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड ह्यूमन ब्रीथ कर लेते हैं तो उनकी रेस्पिरेटरी में सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है. अस्थमा सबसे ज्यादा हो जाता है, मतलब अस्थमे की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है. खांसी हर वक्त चलती है, विजीनेस रहती है, मतलब कि अजीब सा में फील होता है कि सांस लेने में दिक्कत है. कभी बहुत ज्यादा एकदम सांस आ जाती है, कभी नहीं आती है. ठीक है, और अगर वो बंदा अगर रोने लग गया है तो उसको फिर सांस लाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. तो ये सारी प्रोसेस इफेक्ट्स होते हैं एयर पॉल्यूशन के. ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे एयर पॉल्यूशन तक का ही, क्योंकि एसिड रेन काफी बड़ा टॉपिक हो जाता है, फिर ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा. ठीक है, तो अब हम जब नेक्स्ट वीक मिलेंगे तो हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू कर लेंगे. ओके.